नमस्कार मित्रों, मैं ट्रुवीना यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के अपने इस लेक्चर में हम बीए पार्ट सेकंड में विश्व के संविधान का हमारा जो पेपर है वो हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने यूनिट फर्स्ट सेकंड कंप्लीट कर लिए है। थर्ड जो है उसमें हम चीनी संविधान देख रहे हैं। चीनी संविधान की विशेषताएँ, वहाँ की व्यवस्थापिका को हम पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम चीन की संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग केंद्रीय, वहाँ की जो कार्यपालिका है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है, उसके संबंध में अध्ययन करेंगे। देखिए, हमने व्यवस्थापिका पढ़ी और हमने देखा कि वहाँ की जो व्यवस्थापिका है वो एक रबड़ की मोहर के समान है। केवल वो पार्टी के जो निर्णय होते हैं उन पर मोहर लगाने का, उनकी वैधानिकता प्रदान करने का काम करती है। सारे जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं वो पार्टी के द्वारा लिए जाते हैं। और वहाँ की जो विधायिका जो कानून बनाती है, वहाँ की स्टैंडिंग कमेटी जो कि उसका एक पार्ट है जो कानून बनाती है, उनको व्यवहारिक स्तर पर संपूर्ण देश में क्रियान्वित करवाने का काम कौन सा अंग करता है? वहाँ की कार्यपालिका। वहाँ की कार्यपालिका में वहाँ की राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और वहाँ की राज्य परिषद, जिसे एक तरीके से हम मंत्रिमंडल कह सकते हैं, ये आते हैं। हमारे यहाँ मंत्री परिषद की संज्ञा दी जाती है, वहाँ पर उसे राज्य परिषद, स्टेट काउंसिल की संज्ञा दी जाती है। तो आप कंफ्यूज ना हो। राज्य परिषद में वहाँ के मंत्रीगण वगैरह, विभिन्न मंत्रालयों के आयोग, महासचिव वगैरह, ऑडिटर जनरल वगैरह सब उसमें आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वहाँ की केंद्रीय कार्यपालिका, जिसमें हमें राष्ट्रपति पढ़ना है, उपराष्ट्रपति पढ़ना है, और वहाँ की स्टेट काउंसिल यानी राज्य परिषद, और इन सब की शक्तियों और कार्यों को देखना है। सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रपति। अमेरिका, स्विट्जरलैंड तथा फ्रांस की तरह चीन जो है एक गणतंत्र है। भारत भी एक गणतंत्र है। देखिए, गणतंत्र वो देश होता है जहाँ का राज्य प्रमुख जो होता है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता हो, यानी वंशानुगत ना हो। देखिए, ब्रिटेन में राजतंत्र है क्योंकि वहाँ का राज्य प्रमुख यानी वहाँ का जो राजा है वो वंशानुगत आधार पर चुना जाता है। ठीक है, राजा का बेटा अभी महारानी है, तो इस तरह वहाँ वंशानुगत सिस्टम चल रहा है, इसलिए वहाँ राजतंत्र की संज्ञा दी जाती है। अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है, फ्रांस है, भारत है, चीन है। यहाँ का राज्य प्रमुख, भारत में जैसे कि हमारा राज्य प्रमुख है राष्ट्रपति, अमेरिका का राज्य प्रमुख वहाँ का राष्ट्रपति है। तो जहाँ का राज्य प्रमुख जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, हमारा राष्ट्रपति जो है वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, यानी हमारे चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं वो ही राष्ट्रपति को चुनते हैं। अमेरिका में यदि हम देखें तो वहाँ का जो राष्ट्रपति है, वहाँ का जो राज्य प्रमुख है, वो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, क्योंकि वहाँ के जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसके द्वारा राष्ट्रपति को चुना जाता है। फ्रांस में प्रत्यक्ष रूप से जनता चुनती है। तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था जहाँ पर राज्य प्रमुख जनता द्वारा चुना जाता है। तो चीन एक गणतंत्र है, अतः राष्ट्रपति को राज्य का अध्यक्ष बनाया गया है। 1975 और 1978 के संविधान ने इस पद को समाप्त कर दिया था, लेकिन 1982 के संविधान में इसे पुनः स्थापित किया गया। चीन में हमने पढ़े थे 1975 में, 1978 में, 82 में ये संविधान बने थे। तो 1982 के संविधान में इस पद को पुनः स्थापित किया गया। चीन की राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस उसे 5 वर्ष के लिए चुनती है। उसके पास 3 योग्यताएं होनी आवश्यक हैं। पहली, वो चीन का नागरिक हो। दूसरी, उसकी आयु 45 वर्ष से ऊपर हो। और तीसरी, वह चुनाव में भाग लेने का अधिकारी हो। यानी उसमें 3 योग्यताएं होनी चाहिए: 45 वर्ष, देश का नागरिक, और चुनाव लेने में भाग लेने का अधिकारी हो। यानी वो सारी योग्यताएं हैं जो वहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह 2 बार चुना जा सकता है। उसके कार्य और शक्तियाँ निम्न हैं।
पहला काम क्या है उसका कि वह प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, राज्य परिषद के अन्य मंत्रीगण, राज्य परिषद के महासचिव तथा ऑडिटर जनरल की नियुक्ति करता है। उन्हें पद से हटा सकता है, किंतु वहाँ की राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस यानी वहाँ की संसद या उसकी अनुपस्थिति में उसकी स्थायी समिति से उसका अनुमोदन होना आवश्यक है। यानी वहाँ का जो राष्ट्रपति है वो वहाँ के पीएम, डिप्टी पीएम और वहाँ के मंत्री वगैरह हैं, वहाँ के जो महासचिव हैं राज्य परिषद के, उनको हटा सकता है। लेकिन वो सब चीज़ें उनको लगा सकता है, यानी उनकी नियुक्ति करता है और उनको हटा भी सकता है। लेकिन वो वहाँ की संसद से, या संसद नहीं बैठ रही हो तो स्थायी समिति से उसका अनुमोदन होना आवश्यक है। दूसरा है वो नागरिकों को सम्मान या पुरस्कार या उपाधियाँ प्रदान करता है। तीसरा है अपराधियों को क्षमादान दे सकता है या किसी भी अपराधी के दंड को कम कर सकता है। अगली है आपातकाल में वह सैनिक कानून लागू कर सकता है या देश की सुरक्षा के लिए विशेष आदेश जारी कर सकता है। इस नाते वो सेनाओं की लामबंदी के आदेश जारी कर सकता है। उसके सेनाओं पर पूरा अधिकार प्राप्त है, सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है वो। वह अन्य देशों के लिए अपने राजदूत भेजता है, अन्य देशों के राजदूतों का स्वागत करता है, विदेशी संधियों की पुष्टि करता है या किसी भी संधि को निरस्त कर सकता है। विदेश में वह अपने देश का प्रतिनिधित्व भी करता है। तो ये है उसके कार्य। कुछ नियुक्तियों के संबंध में, अपराध के संबंध में, सम्मान पुरस्कार वितरित कर सकता है। ठीक है। संविधान के यदि प्रावधानों को देखा जाए तो संविधान के प्रावधानों को देखते हुए राष्ट्रपति का पद शक्तिशाली नहीं, क्योंकि राज्य परिषद के पास वास्तविक सत्ता है। वहाँ की जो स्टेट काउंसिल है उसके पास है वास्तविक सत्ता, और उसी के माध्यम से वह अपने कार्यों का निष्पादन करता है। उसे राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस से पास किए गए बिलों पर निषेधाधिकार भी प्राप्त नहीं है, यानी वीटो भी प्राप्त नहीं है। परंतु यह तथ्य ध्यान में रखना चाहिए कि दल का सर्वोच्च नेता होने के कारण उसकी स्थिति और शक्तिशाली होना स्वाभाविक है। देखो मैंने बताया था कि वहाँ की पार्टी सबसे शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी, और चूंकि ये कम्युनिस्ट पार्टी का नेता होता है इस नाते वो भी वहाँ पर बहुत शक्तिशाली है। चूँकि उसके कार्य जो है उनसे राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस से प्रोत्साहित, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस जो है उससे अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस कोई भी कानून पास करती है तो इसके पास वीटो की पावर भी नहीं है कि उनको रोक सके या वीटो कर सके। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति के नीचे उपराष्ट्रपति का पद है, जिससे वही योग्यताएं प्राप्त होनी चाहिए जो राष्ट्रपति के लिए निर्धारित की गई, यानी वही सेम वहाँ का नागरिक हो, 45 वर्ष की आयु हो और चुनाव में भाग लेने का अधिकारी हो। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस या उसकी अनुपस्थिति में उसकी स्थायी समिति उसका 5 वर्षों के लिए चुनाव करती है, यानी स्टैंडिंग समिति के द्वारा उपराष्ट्रपति चुना जाता है। वह 2 बार से अधिक बार इस पद को धारण नहीं कर सकता, मैक्सिमम 2 टाइम्स बन सकता है। वह राष्ट्रपति को सहयोग देता है तथा उसके निर्दिष्ट कर्तव्यों का निष्पादन करता है, राष्ट्रपति की हेल्प करता है, और राष्ट्रपति यदि उसे कोई कार्य बताता है तो उनकी वो क्या करता है, उनको क्रियान्वित करता है। यदि किसी भी कारणवश राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए या अस्वस्थ होने के कारण राष्ट्रपति काम न कर सके तो वो क्या करता है, एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करता है। तो ये है वहाँ का उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है राज्य परिषद, स्टेट काउंसिल, बहुत महत्वपूर्ण है ये वहाँ पे। सबसे पहले हम इसका गठन देख लेते हैं। यह राज्य परिषद जो है, स्टेट काउंसिल जो है, वो राज्य की कार्यपालिका शक्ति तथा उसके प्रशासन का सर्वोच्च अंग है। प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष है, उसी के नीचे इसमें उप प्रधानमंत्री, मंत्रीगण, मंत्रालय व आयोगों के अध्यक्ष, एक महासचिव और एक इसमें ऑडिटर जनरल होता है, महालेखाकार बोलते हैं जिसे। प्रधानमंत्री इसकी बैठक बुलाता है, इसकी अध्यक्षता करता है, और इसका जो कार्यकाल है वो वहाँ की संसद के कार्यकाल से जुड़ा रहता है। अर्थात
5 वर्ष का होता है। इन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करता है। वो किसी को भी पद से हटा सकता है, किंतु संसद से उसका अनुमोदन होना आवश्यक है। तो ये है वहाँ की राज्य परिषद। अब इसकी राज्य परिषद की शक्तियाँ और कार्य देख लेते हैं, क्या काम करती है ये। पहला है प्रशासकीय प्रयासों का विश्लेषण करना, प्रशासकीय नियमों विनियमों को बनाना, देश के संविधान में कानूनों के अनुसार आदेश और निर्देश जारी करना। देखो सीधी सी भाषा में बताए तो वहाँ जो कानून प्रशासकीय जो कानून बनाए जाते हैं उनकी व्याख्या करना, विश्लेषण करना। अगर उसने कानून बनाए हैं, जो विधायिका है उसने जो कानून बनाए उनकी व्याख्या करना, उनका विश्लेषण करना, उनके संबंध में आदेश निर्देश जारी करना, उनको लागू करवाने के लिए। तो ये सारा काम कौन करती है? वहाँ की राज्य परिषद, स्टेट काउंसिल। नेक्स्ट है राज्य परिषद के मंत्रियों व आयोगों के अध्यक्षों के जो कार्य और दायित्व है उनका निर्धारण करना कि वो क्या कार्य करेंगे। केंद्रीय सरकार तथा प्रांतीय, क्षेत्रीय, स्थानीय सरकारों के बीच कार्यों का विभाजन करना, राज्य का बजट तैयार करना और देश के सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए योजनाएं बनाना, शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, सार्वजनिक स्वास्थ्य, परिवार नियोजन संबंधी कार्यों को निर्दिष्ट करना, नागरिक मामलों, लोक सुरक्षा, न्यायिक प्रशासन तथा अन्य संबंधित मामलों को निर्दिष्ट करना, विदेश संबंध बनाए रखना, अन्य राज्यों के साथ संधियां या समझौते करना तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक प्रयास करना, राष्ट्रीयताओं से संबंधित मामलों का प्रबंध करना तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना इसका महत्वपूर्ण कार्य है। मंत्रालयों या अधीनस्थ सरकारों द्वारा किए गए अनुचित आदेशों को निरस्त करना इसका महत्वपूर्ण कार्य है। लास्ट है प्रांतों, स्वायत्त शासित क्षेत्रों तथा केंद्रीय सरकार के नीचे नगर पालिकाओं के भौगोलिक विभाजनों को स्वीकार करना, उनके आकारों का निर्धारण करना और उनमें वहाँ पर जो देश के राष्ट्रीय जो कानून होते हैं उनको लागू करना। राज्य जो परिषद है यानी स्टेट काउंसिल है उसको राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस यानी वहाँ की संसद या उसकी अनुपस्थिति में वहाँ की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसके प्रति उत्तरदायी रखा गया है। अब यदि हम तुलनात्मक रूप से देखें तो चीन की राज्य परिषद ब्रिटिश, अमेरिकी कैबिनेट या फ्रेंच यानी फ्रांस की जो कैबिनेट है उनसे बिल्कुल अलग है। इसे ब्रिटिश कैबिनेट के समान नहीं कहा जा सकता क्योंकि प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता है। क्योंकि ब्रिटेन में तो प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता है, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं होता। वहाँ पर सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था होती संसद के प्रति, यहाँ तो ऐसा नहीं है। बस इतना कह सकते हैं कि ब्रिटेन में भी प्रधानमंत्री और जो मंत्रीगण होते हैं वो राज्य परिषद के जो भी सारे सदस्य होते हैं वो संसद के सदस्य होते हैं। और चीन में भी यही होता है कि पीएम और उसके जो मंत्रीगण वगैरह होते हैं वो सब संसद के सदस्य होते हैं। अमेरिकी कैबिनेट से भी भिन्न है। कैसे? क्योंकि राष्ट्रपति इसका अध्यक्ष नहीं है, जबकि अमेरिका में तो राष्ट्रपति कैबिनेट का अध्यक्ष होता है। अगर फ्रांस की देखें तो फ्रांस की कैबिनेट से भी अलग है क्योंकि इसका अध्यक्ष राष्ट्रपति नहीं बल्कि प्रधानमंत्री है, जो वास्तव में राष्ट्रपति से अधिक शक्तिशाली है। अगर वहाँ हम देखें तो वहाँ कौन होता है इसका अध्यक्ष? वहाँ का राष्ट्रपति होता है, लेकिन यहाँ कौन होता है? राज्य काउंसिल का अध्यक्ष पीएम होता है। तो इस तरह चीन की जो कार्यपालिका है वो अमेरिकी कैबिनेट, ब्रिटिश कैबिनेट और फ्रांस की जो कैबिनेट है कार्यपालिका है उनसे बिल्कुल अलग है। चीन में कार्यपालिका का रूप न तो संसदीय है न अध्यक्षीय, दोनों का मिश्रण पाया जाता है। देखिए, हर देश की शासन प्रणाली की कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं। जैसे भारत में संसदात्मक व्यवस्था है, अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, लेकिन चीन जो है वहाँ पर दोनों का मिश्रण है। साम्यवादी व्यवस्था होने के कारण
समस्त व्यवस्था दल की छत्रछाया के तले काम करती है, यानी वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसी के नीचे चलता है सब कुछ। कहने को पीएम और उसके मंत्रीगण व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी हैं, किंतु आज तक किसी भी पीएम या उसकी सरकार के खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है। जबकि पार्टी के अध्यक्ष इसके इशारे पर कई प्रधानमंत्री व मंत्रीगण हटाए गए हैं। प्रधानमंत्री को अपनी सरकार जो वहाँ का पीएम है उसको अपनी सरकार नौकरशाही या नीति निर्माण में बहुत शक्ति प्राप्त है। वास्तव में वह किसी भी प्रकार से राष्ट्रपति या कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं है। वह हमेशा अपनी पार्टी की स्थायी समिति का सदस्य बना रहता है। दल के नेतृत्व द्वारा उसका प्रशासकीय स्थिति का चयन किया जाता है ताकि वह उसकी इच्छा अनुसार सेवा कर सके। तो ये है वहाँ की केंद्रीय कार्यपालिका। केंद्रीय कार्यपालिका के कुछ महत्वपूर्ण अंग है। वहाँ का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्य परिषद, स्टेट काउंसिल वहाँ सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे शक्तिशाली है। और ये जो स्टेट काउंसिल है इसका जो अध्यक्ष है वो पीएम होता है, और बाकी इसमें डिप्टी पीएम यानी उप प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रीगण, महासचिव वगैरह होते हैं। ठीक है, इनकी शक्तियाँ और कार्य हमने देख लिए। यानी जनवादी कांग्रेस के जो कार्य हैं उनको व्यवहारिक स्तर पर क्रियान्वित करने का काम कौन करती है? वहाँ की केंद्रीय कार्यपालिका। धन्यवाद।